आपने जब ये फाउंडेशन शुरू किया मेघाश्रय, तो आपका सबसे पहला काम क्या था? जब फर्स्ट लॉकडाउन हुआ था, कंटिन्यूसली 6 मंथ हम लोगों ने एवरी डे 2000 से 3000 हम फूड पैकेट्स बनाकर डिस्ट्रीब्यूट करते थे। I have read so much about you। आपको प्रेसिडेंट से अवार्ड मिला है, आप अभी द्रौपदी मुर्मू के साथ भी मीटिंग करके आई है। वेलकम सीमा टू आवर शो रैडिकली योर्स बाय राधिका। तो आजकल सोशल वर्क के नाम पे क्या क्या स्कैम हो रहे हैं? कुछ बच्चों को इकट्ठा कर लिए, आप कुछ ओपनिंग कर रहे हो, उनको शोकेस मत बनाइए, उनको इस्तेमाल मत कीजिए। पर आप सर्वाइकल कैंसर में इतना काम कर रहे हैं और आपका भी मिशन है कि 2030 तक थोड़ा इरेडिकेट हो जाए इंडिया से। तो अभी आपके अवेयरनेस प्रोग्राम के थ्रू कितने लोगों ने वैक्सीनेशन लेना ऑलरेडी शुरू कर दिया है? माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी का भी सपना है कि भारत को सर्वाइकल कैंसर फ्री भारत बनाना है। एक बनारस से हमारे पास डॉक्टर आई थी। जब लड़कियां पैदा होती हैं ना, तो वो उनके फी नहीं लेते हैं, जो भी वो सर्जरी के पैसे थे वो नहीं लेती है। उसके अलावा पूरे गाँव में वो मिठाई बांटती हैं। एज अ प्राइम मिनिस्टर और इवन एज अ पर्सन विद दैट पावर, व्हाट शुड बी डन फॉर समथिंग लाइक रेप इन इंडिया? बात मोदी जी हो या कोई भी पावरफुल इंसान, जो लॉ है इंडिया में, टाइम है कि इस लॉ को चेंज करने का टाइम है। पर आपको लगता है कभी कुछ गलत आपने किया है? Welcome Seema to our show Radically Yours by Radhika. How are you feeling today? Thank you, Radhika, and I'm little bit nervous and excited also because I heard a lot about. I keep seeing your videos and all, and it's really nice, and I'm feeling very happy today. Thank you so much. हम लोग इंश्योर करेंगे कि आप एक्साइटेड हो बाय द एंड ऑफ द इंटरव्यू, नॉट नर्वस। बट आई रियली हैव रेड सो मच अबाउट यू। आपको प्रेसिडेंट से अवार्ड मिला है, आप अभी द्रौपदी मुर्मू के साथ भी मीटिंग करके आई है। तो मुझे तो आपकी जर्नी के बारे में जानना है। मैंने न्यूज़ में पढ़ा था कि आपकी जर्नी तब से शुरू हुई जब आपने आपके ड्राइवर के सन को बस ऐसे ही मदद कर दी, फॉर हिज एजुकेशन, एंड नाउ ही इज अ सीए। तो उस चीज के बारे में बताइए कि ये सब शुरू कहाँ से हुआ, आपके मन में आया कैसे कि अच्छा मैं इनकी भी मदद कर सकती हूँ, क्योंकि हमारे आजू बाजू इतने लोग हैं जिनकी मदद हम कर सकते हैं, पर हम लोग उन्हें देखते भी नहीं है और हम लोग देखना भी नहीं चाहते हैं। तो आपका नजरिया डिफरेंट कैसे था सबसे, और ये सब शुरू कैसे हुआ? आपने बिल्कुल सही बोला। हम लोग हमेशा अक्सर बोलते हैं चैरिटी बिगिंस एट होम। तो जब भी मेरी भी जर्नी की शुरुआत ऐसे ही हुई, एक सिंपल मोटिव के साथ हमने मेघाश्रय स्टार्ट किया, गिव बैक टू द सोसाइटी, और देखते देखते ये मूवमेंट बन गया और आज मेरी पहचान भी मेघाश्रय एनजीओ है। और मेरे अंदर ये विचार सोशल वर्क का, सोसाइटी के लिए कुछ करना है। मैं बचपन से, मैं कैसे घर से बिलोंग करती हूँ, मैं अपने पापा को देखती थी। मेरे पापा यूनिवर्सिटी प्रोफेसर हैं और बचपन से मैंने देखा मेरे घर में, मतलब बहुत ऐसा नहीं कि हम लोग बहुत पैसे वाले और ये हैं, बट मेरे जो पापा की सोच होती थी लोगों को मदद करना। वो कॉलेज में थे, साथ में वो समाज के लोग उनको बहुत रिस्पेक्ट देते थे, बिकॉज वो हमेशा लोगों के मदद के लिए आते थे। जो भी उनकी क्षमता होती थी, उस क्षमता के अनुसार वो हमेशा उन्होंने मदद की, हाथ बढ़ाई। बहुत लड़कियों की शादी में उन्होंने हेल्प किया, बहुत बच्चों के एजुकेशन के लिए उन्होंने हेल्प किया, बिकॉज जो प्रोफेसर थे, बच्चों को पढ़ाना, उनको, उनके अंडर बहुत बच्चे PhD करते थे। मेरे पापा का बुक भी यूनिवर्सिटी में आज भी चलता है, लिखा हुआ। क्या नाम से है बुक? बुक हिंदी में उनका बुक चलता है वहाँ पटना यूनिवर्सिटी में। तो मुझे एग्जैक्ट बुक का नाम नहीं याद है, बट उस माहौल में, और मेरे घर में मैं देखती थी कि हर दिन नहीं तो नहीं, बिना मीन्स ये नहीं कि ये गेस्ट एक्सपेक्टेड है कि आज आने वाले हैं, घर में कोई भी 10 से 15 लोग तो रहते थे जो बिना खाना खाए नहीं जाते थे। मॉर्निंग से स्टार्ट होता था इवनिंग, और एक मीडियम क्लास फैमिली से मैं आती हूँ। तो कहीं ना कहीं मैंने अपने पापा से, या मेरे उसमें संस्कार में आए कि मुझे भी सोसाइटी के लिए कुछ करना है अगर आप हैं। तो मैंने भी शुरुआत बहुत ही सिंपल ये से किया कि जहाँ तक मुझे बनता था, फेस्टिवल के टाइम में मैं अपने बच्चों को लेकर कोई भी ओल्ड एज होम जाना, या फिर ऑर्फन हाउस में जाकर कपड़े डोनेट करना, फेस्टिवल के टाइम में स्वीट्स देना, जैसे हर लोग आज करते हैं, वैसे ही मैंने भी अपनी जर्नी स्टार्ट की।
धीरे धीरे मुझे लगा कि मैं थोड़ा और कर सकती हूँ, और दूसरे के एनजीओ के लिए मैंने पहले काम किया था। कौन से वाले? बहुत सारे, स्माइल करके एक एनजीओ है, फिर जो भी आते थे कि कुछ करना है तो हम लोग हमेशा रेडी होते थे। फिर मेरे बच्चों ने बोला कि मम्मा आप दूसरों के लिए इतना करते हो तो लेट्स स्टार्ट योर ओन, बिकॉज उनको मालूम था कि मेरे में कहीं वो समाज के लिए कुछ करने का पैशन था और मैं हमेशा मदद करना चाहती थी। तो बच्चों के कहने के बाद फिर मैंने अपने दोनों बच्चों के नाम पे मैंने अपने एनजीओ का नाम रखा मेघा श्रेय। तो मेघना मेरी बेटी है, डॉक्टर मेघना, एंड श्रेय मेरा बेटा है। और दोनों का नाम कोइंसिडेंट ऐसा है कि जब दोनों नाम आप जब कंबाइन करते हो मेघा श्रेय, इट्स मीन्स अ ह्यूज हाउस, और जिसके अंदर आप लोगों को आश्रय दे सको, तो मेघा श्रेय। और जो मेरा लोगो है आप देखे होंगे अगर, तो एक हार्ट है और एक माँ का हार्ट जो होता है और विंग्स है। तो द सेम वे जो मेरे एनजीओ के बच्चे हैं, मेरा दिल, मैं जो हूँ उनके लिए माँ हूँ, और उनको मैं विंग्स देना चाहती हूँ कि वो उड़ान भरे, जो भी उनको जीवन में बनना है बन सके। तो मेरा वो एक उद्देश्य है कि मैं अपने बच्चों को एक कॉन्फिडेंस का विंग दूं, उनको सक्षम बनाऊं, ताकि इस दुनिया में वो अच्छे से अपना जीवन कामयाबी हो सके। तो आपका ये बचपन से ही मोटिव था कि आप सोशल वर्क करना चाहती है? बचपन से मोटिव नहीं था, बचपन मेरा माहौल ही, मेरा परवरिश ही उस माहौल में हुआ। अच्छा। तो वो बोलते हैं ना कि आप में वो संस्कार ही था। तो जैसे जैसे मेरा लाइफ, जैसे मैं शादी होकर बॉम्बे आई, मैं पटना से बॉम्बे आई। आपका शादी भी 18 साल की उम्र में हुआ है, तो वो कैसे इतनी जल्दी हुआ, वो बताइए। हाँ, एक्चुअली मैं 12th खत्म कर मैं बैठी थी, और हमारे हस्बैंड जो हैं बिहार में बहुत ही प्रतिष्ठित फैमिली से आते हैं। वो लोग बॉम्बे में एक फार्मा कंपनी है, उस फैमिली से हैं। और शादी में मेरी सास ने मुझे देखा था और उनको मैं बहुत पसंद आई। अच्छा। तो मेरे घर रिश्ता आया, तो उस समय मैं बहुत छोटी थी, अराउंड 17 ईयर्स थी जब रिश्ता आया था। तो मेरे मम्मी पापा कोई तैयार नहीं हुए, इनफैक्ट मैं भी तैयार नहीं हुई। फिर उन लोगों ने वेट किया। फिर उसके बाद वापस जब भी आया रिश्ता, तो मैं उतना पढ़ाई लिखाई में, मतलब ठीक था, मुझे उतना इंटरेस्ट नहीं था, बट ठीक है, शादी के लिए बात हुई, अच्छे फैमिली थे, और फिर मैं अग्री की, शादी हुआ, और मैं बॉम्बे आ गई। तो फिर बॉम्बे में जब आप आए तो आपको तो बहुत ज्यादा कल्चरल डिफरेंस लगा होगा, क्योंकि आप पटना साइड से आती है। तो उसके बारे में थोड़ा बताइए। और तभी तो आप बहुत यंग भी थे, तो जब हम यंग होते हैं तब तो और ज्यादा महसूस होता है कल्चरल शॉक। करेक्ट। तो ऐसे कोई इंसिडेंसेस बताइए जहाँ पे आपको ऐसा लगे कि अरे बॉम्बे तो बहुत ही अलग दुनिया है। बिल्कुल, हाँ, आप सही बोल रहे हो। मैं पटना से जब बॉम्बे आई थी तो वास्ट कल्चर डिफरेंस था। बिहार, पटना एक छोटा सिटी है, सब कुछ था, बट जब मैं बॉम्बे आई तो ये बॉम्बे माया नगरी बोलते हैं ना। तो मेरे लिए, और एज भी कम था, बट एज कम होने की वजह से शायद मैं अडॉप्ट कर पाई, यहाँ का कल्चर फास्ट अडॉप्ट की। और मेरा फैमिली सपोर्ट, मेरे हस्बैंड बहुत ही सपोर्टिव नेचर के रहे। बट एक इंसिडेंट मैं आपसे शेयर करना चाहूंगी। जब नए नए में बॉम्बे आई तो लैंग्वेज, यहाँ जिसको बम्बईया भाषा बोलते हैं, तो मैं यूज्ड टू नहीं थी। बिहार, पटना में लोग बड़े तमीज से बात करते हैं, आप करके। यहाँ गई मैं मार्केट में, तो किसी ने बोला तू करके बात किया, तू तेरे को क्या चाहिए, और ये तो फॉर मी इट वाज रियली लाइक कि क्या बोल रहा है, मींस बहुत इंसल्टिंग टाइप। तो मेरे हस्बैंड हंस रहे थे, बोले नहीं, यहाँ का ये लोकल ड्राइवर भी, जैसे वहाँ पे आप कहाँ जाएंगी दीदी, आप कहाँ जाने वाले हो, तो यहाँ तुमको कहाँ जाना है। तो फॉर मी इट वाज लिटिल डिफरेंट, लाइक कि क्या ये बोल रहे। बट धीरे धीरे मैं सीख गई, और आज हम लोग भी थोड़ा बहुत वो भाषा का यूज कर रहे हैं। तो अच्छा लगता है, एक अपनापन लगता है। तो ये एक लैंग्वेज का था। बट अदरवाइज बॉम्बे में अगर अपना सपना साकार करना है तो बॉम्बे एक ऐसा जगह है जहाँ आप कोई भी उड़ान भर सकते हो। लोग बहुत ही सपोर्टिव हैं, आपको ऐसा माहौल मिलता है, आप किसी भी एज के हो। जैसा मैंने स्टार्टिंग में, शादी के स्टार्टिंग में मैंने अपना टाइम बच्चों पे और फैमिली पे दिया। बाद में मैंने ये काम दिया, बट बड़े अच्छे तरीके से मैं अपने काम को कर रही हूँ। इस जगह भी दो तरह के लोग हैं बॉम्बे में। एक हैं जो बड़े
हेल्पफुल नेचर के हैं, आपको बहुत इंकरेज करते हैं अच्छे Right. काम के लिए, और कुछ लोग हैं जो आपको पीछे भी खींचते हैं, तो आपको इसके लिए तैयार करता है। बॉम्बे एक ऐसा जगह है जो आपको तैयार कर देता है। आप सीख सकते हो किसी भी एज में, यहाँ एज मैटर नहीं करता कि आप किस एज में हो। तो बॉम्बे को हमेशा मेरा दिल से सलाम है, क्योंकि बॉम्बे में ही मेरा जन्मभूमि बिहार पटना रहा, बट मेरा कर्मभूमि मुंबई है। तो मुंबई है, मुंबई मेरी जान है। आप एस्ट्रोलॉजी में बिलीव करते हैं? हाँ बिल्कुल करती हूँ, बट बहुत ज्यादा नहीं, बट हाँ करती हूँ, क्योंकि उसमें ये जन्मभूमि और कर्मभूमि बहुत यूज होता है। हाँ मैं करती हूँ, कुछ तो चीजें हैं, तब भी तो एस्ट्रोलॉजी को आज सब लोग मानते हैं, बट मैं ब्लाइंडली बिलीव नहीं करती हूँ। मैं हमेशा कर्म में बिलीव करती हूँ, और मुझे लगता है अच्छा कर्म करो तो आपके सारे नक्षत्र और सारे चीज सही हो जाते हैं। वो तो है। हाँ, इंटेंशन आपका प्योर होना चाहिए। हाँ सही बात है। पर मुझे आप बताइए कि आपने जब ये फाउंडेशन शुरू किया मेघाश्रेय, तो आपका सबसे पहला काम क्या था उसमें? आपने शुरुआत किस चीज से की? देखो, जैसा मैंने आपको बोला कि मेघाश्रेय से पहले भी मैं चैरिटी वर्क बहुत करती थी, सब जगह जाना, किसी को भी हेल्प का जरूरत है, पढ़ाई से रिलेटेड हो या ये। बट जब मैंने मेघाश्रेय जब ये स्टार्ट किया, उस समय कोविड का टाइम था। कोविड के टाइम में सबसे पहला इम्पोर्टेंस सबके जॉब जा रहे थे, खास करके जो ड्राइवर हैं या रिक्शा वाले हैं, चाहे जो लोअर ये के लोग थे, उनके पास सबसे ज्यादा चैलेंजिंग था खाने का। तो हम लोगों ने उस समय कोविड के टाइम में, मुझे याद है जब फर्स्ट लॉकडाउन हुआ था, कंटिन्यूसली 6 मंथ हम लोगों ने एवरी डे, आई थिंक एवरी डे 2000 से 3000 हम फूड पैकेट्स बनाकर डिस्ट्रीब्यूट करते थे। और लकली हमारे पास हमारा फैक्ट्री है तलोजा में, तो वहाँ पे सब फैक्ट्रीज भी बंद हो गए थे और सब कुछ थे, तो वहाँ का किचन मुझे मिला था। तो वहाँ पे जो हमारे खाना जो कैफेटेरिया में बनता है, उन्होंने हमें सपोर्ट किया, और उनके थ्रू हम वो पैकेजिंग और बहुत हाइजीन वे में सब हम लोगों ने खाना वगैरह तैयार किए। और पर्सनली मैं अपने दोनों बच्चों, इसके लिए ये मेघाश्रेय जो है लॉकडाउन के समय से, कोविड के टाइम से लाइमलाइट में आया। उसके पहले हम लोग करते थे, बट इतना मीडिया और इसमें नहीं था। बट और मैं दोनों बच्चों को लेकर निकलते थे। सब लोग बोलते थे लॉकडाउन है, कोविड हो जाएगा, बहुत बोलते ये लोग बाहर निकल रहे हैं, ये वो। बट जब भी बोलते हैं ना, जब आप स्ट्रगल करते हो, जब आप चैलेंजेस देखते हो, तो कोई आपके साथ नहीं आता है। जब आप एक बार सक्सेस मिल जाता है, जब हर जगह मेघाश्रेय दिखता है, तो नाउ पीपल लाइक, अरे यार आपने बहुत अच्छा काम किया। बट कुछ लोग उस समय क्रिटिसाइज भी करते थे, ये लोग किधर जा रहे हैं, क्या है। तो मुझे कोविड भी हुआ, बट सब इतने लोगों की दुआएं थी मेरे साथ कि मैं बहुत ही मतलब सीरियस ये में थी। मैं 5 डेज हॉस्पिटल में थी। इतना बुरा था। हाँ, रेमडेसिविर इंजेक्शन चला एंड ऑल, मुझे ब्रीदिंग। बट लोगों ने मेरे लिए उस समय, मैंने वो भी मुझे बहुत टचिंग था कि जिन बच्चों को, जिन लोगों को मैंने हेल्प किया, वो कोई हिंदू हो, मुस्लिम हो या सिख हो, कोई गुरुद्वारा में मेरे लिए प्रे कर रहा है, कोई मस्जिद में, कोई मंदिर में जाके कर रहा है, और सारे बच्चे मुझे वीडियो करते थे, फेस टाइम करते थे। तो मुझे वो एक इतना शक्ति मिला। मैं बोली आज के बाद तो मैं ये छोड़ने वाली नहीं हूँ, जितना मैं बन सकती हूँ। मतलब मेरे लिए वो सेकेंड लाइफ था, क्योंकि मैंने तो देखा था, और हर दिन न्यूज में, रेडियो पे, हर जगह न्यूज आ रहा है, इधर डेथ हुआ, इतने लोगों का डेथ हुआ। तो लाइक उस समय मैं बहुत हिल गई थी, बट बाय गॉड ग्रेस, सबकी आशीर्वाद दुआ से वापस आई, और एक नई शक्ति के साथ। बहुत क्रिटिकल कंडीशन हो गया था आपका? क्रिटिकल था, हाँ। Oh my God. Yes. I was in hospital 5 days. आप आईसीयू में थे? आईसीयू में तो नहीं जाना पड़ा, बट हाँ, डॉक्टर जलील पारकर थे लीलावती में। अच्छा। उन्होंने मेरा प्रॉपर केयर लिया, और मैं उससे वापस आई। बट रिकवर होने में मुझे 1 साल लग गया। मतलब मेरा ब्रीदिंग, मतलब चलना, वेट पुट ऑन किया, बहुत सारी चीजें हुई 1 साल। बट एक था अंदर से कि ठीक होना है, अगर भगवान ने दिया है तो वापस मुझे अच्छे काम करने हैं। तो वो सब समय भी आप बोल सकते हो कि आपको और मानवता के लिए आपके अंदर एक विश्वास आता है, और आपको एक शक्ति देती है कि मुझे और अच्छा करना है। हाँ, वो तो विल पावर से बड़ी और कुछ चीज ही नहीं है जिंदगी में। तो आपने इस चीज से शुरुआत की थी कोविड में, जहाँ से आपको सारा लाइमलाइट मिला, जब आपने फूड डिस्ट्रीब्यूशन। हाँ, फूड डिस्ट्रीब्यूशन किए, फिर जितना भी आपका सैनिटाइजर है, मास्क डिस्ट्रीब्यूशन, जो उस समय का रिक्वायरमेंट था। और मेरी बेटी मेघना, जैसे मैंने बोला, डॉक्टर उसका जस्ट उस समय MBBS कंप्लीट हुआ था, तो वो सब काउंसलिंग करते थे। बहुत सारे
सीनियर सिटीजन्स अकेले थे, उनके बच्चे जिनके बच्चे अब्रॉड थे, हाँ, तो वो घर में एकदम बंद हो गए हाँ, थे और उनको सिर्फ चाहिए था कि कोई उनको बात करे। तो मेरी बेटी ने एक फोन के थ्रू उन लोगों के साथ काउंसलिंग चालू किया और उससे उनको जो भी रिक्वायरमेंट था, लाइक आपको मालूम है डायपर है या मेडिसिन है, वो मेरी डॉटर ने उनको सप्लाई करना भेजना स्टार्ट किया। तो इस तरीके से भी हम लोगों ने बहुत हेल्प किया। और मैं एक चीज और आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। उस समय मेरा बेटा 13 इयर्स का था जब कोविड टाइम था, तो उस समय कैश हम लोग बैंक से विड्रॉल नहीं करते थे मनी, और हमें खाना के लिए इसके लिए पैसे की जरूरत होती थी, और तभी कहीं कहीं पे वो कार्ड नहीं चलता था। तो मैं बोली मेरे पास अभी पैसे खत्म हो रहे, क्या करूँ? और मेरे बेटे को कैसे, पहले घर में बर्थडे है कुछ है तो बड़े लोग कैश देते हैं, तो ही केम एंड आई थिंक 13 इयर्स का बच्चा आपको बोल रहा मम्मा यूज माई ऑल दिस माई पॉकेट मनी एंड दिस। और तो ये बोलते ना, छोटी सी चीज आपके बच्चे में ट्रांसफॉर्मेशन कैसे आता है। मतलब कोविड से पहले जब मेरा बेटा 11-12 साल का था, तो मोर इनटू ब्रांड्स, लाइक बाहर के ब्रांड्स, शूज और ये, बट जब से मैंने ये एनजीओ स्टार्ट किया उसमें मैंने बहुत सारे चेंजेस देखे। जो उसका जिद होता था कि मुझे महीने में 2 जूते चाहिए, मुझे एक्सपेंसिव शूज चाहिए, नाउ लाइक मम्मा सेव दिस मनी एंड यू पुट all this cool. use all this money for your NGO work. Yeah. So he gave away all his birthday money to you at the age of 13 yeah. So मुझे बहुत अच्छा लगा, मतलब बहुत कुछ सीखने मिलता है, और जब आप अपने घर में ही इतना चेंजेस देखते हो अपने बच्चों में, तो बहुत शक्ति मिलता है, लगता है कि बहुत अच्छे ये पे मतलब जा रहे हो। और हमेशा ऊपर वाले को मैं थैंक्स बोलती हूँ कि मेरे दोनों बच्चे इतने लायक हैं और मुझे हमेशा सपोर्ट करते हैं। तो यही तो आप अभी जैसे हम बात कर रहे थे ऑफ कैमरा अबाउट CSR, और बहुत लोग अभी भी समझते हैं कि मेघाश्री मस्ट बी अ लिटिल बिट एसोसिएटेड विद CSR एक्टिविटी, पर आपने बोला कि आप उससे बिल्कुल रिलेटेड नहीं है, तो उसके बारे में हमारी ऑडियंस को बताइए कि आप कैसे डिफरेंशिएट करते हैं आपका काम CSR से, और आपने एक नया टर्म भी निकाला है ISR, उसके बारे में भी बताइए। बिल्कुल, जैसे लोगों को लगता है मैं एक बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट फैमिली से आती हूँ, और अभी गवर्नमेंट ने CSR फंड कंपल्सन किया है, बट मैं इंडस्ट्रियलिस्ट फैमिली से आने के बाद भी CSR हमारे कंपनी से होता है, वो एक अलग ये है, बट मैं अपने को CSR से 1 रुपया भी नहीं लेती हूँ। मैं ISR करती हूँ, जैसा मैंने आपको बोला, इंडिविजुअल सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो कि बहुत कम लोग कर रहे हैं। और मुझे लगता है कि अगर भगवान ने आपको सक्षम बनाया है और अगर आप करने लायक हो, तो आपको जरूर लोगों के मदद के लिए आना चाहिए, क्योंकि सोसाइटी को बहुत जरूरत है। जब आप जितना इन्वॉल्व होते हो इस समाज सेवा में, तो आपको लगता है कि कम है, जितना हम कर रहे हैं बहुत कम है। और मैं ना तो किसी से स्पॉन्सरशिप लेती हूँ, आज तक किसी ने मेघाश्री में अगर 1 रुपया भी, मैं कैमरा के सामने आपके सामने बोलती हूँ, तो किसी से मैंने आज तक 1 रुपया नहीं लिया है, और ना ही मैंने एक ऐसा नियम बनाया है। मुझे लगता है कि जितना मेरे से बन पड़ेगा मैं करूँगी। और कभी कभी बहुत सारी चीजें है, मेरा एक सीमित दायरा हो जाता है जब आप पर्सनली आप अपना पैसे डालते हो। आज मेरे पास 130 बच्चे हैं जिनका मैं फ्री एजुकेशन और उनका हेल्थ है या जो भी डेवलपमेंट का थिंग है वो मैं देखती हूँ। बिहार में एक स्कूल है जहाँ पे अराउंड 600 गर्ल्स स्टूडेंट है, उनको मैंने अडॉप्ट किया हुआ है। जिन सबको मैं अपने क्षमता के हिसाब से मैं उनको मदद कर रही हूँ। बट ये बताइए कि आपने इनिशियली सेविंग कहाँ से किया इसमें खुद से इन्वेस्ट करने के लिए? और ये मैं सवाल पूछ रही हूँ क्योंकि आज किसी को अपना खुद का करना होगा विदाउट टेकिंग एक्सटर्नल फंड्स, तो वो कैसे करे? स्टार्टिंग में ऑब्वियसली मेरा फैमिली सपोर्ट, मेरे हस्बैंड का सपोर्ट है। मैंने जैसा बोला कि मैं एक बिजनेस फैमिली से आती हूँ जहाँ पे डिविडेंड का आपका शेयर है, तो डिविडेंड मनी आता है, तो आई यूज ऑल माय डिविडेंड मनी फॉर दैट चैरिटी वर्क। बहुत सारे फैमिली ऑब्जेक्शन भी लेते हैं, बहुत सारे हस्बैंड भी बोलेंगे भाई सारा पैसा, बट मैं बहुत लकी मानती हूँ, बहुत ब्लेस्ड हूँ मैं कि मुझे ऐसा फैमिली मिला जो मुझे ये कार्य करने दे रहे हैं और मुझे उनका पूरा सपोर्ट है। और आज ऐसा समय आया, मैं आपके साथ इस समय शेयर करना चाहती हूँ कि
मदद के लिए जब आप आगे आते हो तो एक समय आता है आपको और बड़ा और लोगों तक पहुंचना है। हाँ। तो इसी को करके मैं अभी खुद का अपना एक बिजनेस स्टार्ट कर रही हूँ, क्लोथिंग अच्छा। लाइन का। सो मुझे ड्रेसिंग सेंस का मतलब मुझे डिजाइनिंग का बहुत शौक हाँ। है और मैं हमेशा अपने फैशन इंडस्ट्री को भी बहुत सपोर्ट की हूँ। टाइम्स फैशन वीक में मैं हर साल अलग अलग जगहों के लाइक जो भी आर्ट है, हेरिटेज है, उनको सपोर्ट करके पिछले 3-4 सालों से मैं टाइम्स फैशन वीक कर रही हूँ। और तो अभी हमारा खुद का एक डिजाइनिंग लाइन हम स्टार्ट कर रहे हैं बहुत अच्छा। जल्दी, ताकि मैं अर्न करूं और हाँ। वो पैसे भी मैं समाज सेवा में लगा सकूं। सो आप अभी अपना क्लोथिंग ब्रांड लॉन्च कर रहे हैं, आपने नाम सोचा है? हाँ, नाम तो मैं सीमा सिंह ही रखूंगी। अच्छा। क्योंकि मेरा वो सोल है, मतलब बहुत सालों से। हाँ। अगर मैं सोशल वर्क आज नहीं करती होती हाँ। और मैं फिलैंथ्रोपी नहीं होती तो शायद मेरा आज अच्छा खासा एक डिजाइनर स्टोर होता। हाँ। मैंने बहुत सारे टाइम अपने, बट अभी मुझे लग रहा है कि नहीं, मुझे जैसे मैंने बोला कि आई नीड फंडिंग ऑल्सो, और मैंने हाँ। जैसे एक रूल बनाया है कि मुझे किसी से नहीं चाहिए, मुझे एक्चुअली मांगना या लेना हाँ। थोड़ा मुझे, मेरा ये नेचर है। आई एम नॉट सेइंग इट्स रॉन्ग। हाँ। अगर बहुत लोग कर रहे हैं, बहुत लोगों के पास करना चाहते हैं, हाँ। और उनके पास टाइम नहीं होता, दे आर बिजी इन देयर वर्क, तो वो हाँ। कहीं ना कहीं डोनेट करते हैं। तो बहुत सारे एनजीओ है जहाँ वो डोनेट करते हैं, बट हाँ। मैंने इस चीज़ों को रखा है कि मुझे किसी से फंड का, भगवान ना करे कभी मुझे लेना हाँ। पड़े। और जब भी है मैं सक्षम, और मुझे लगता है कि कुछ सालों में मेरे बच्चे इतने अर्न करेंगे कि मैं वो पैसे भी सोशल वर्क के लिए लगा सकूं। राइट। हाँ। और आप ये फैशन लेबल के थ्रू अपना मनी मतलब जनरेट करके मैं वो भी हेल्प करना चाहते हैं सोसाइटी Yes, को, yes. सारा मनी हाँ, जो भी आप जनरेट हाँ, करेंगे। मतलब जितना बिजनेस में लगेगा जरूरत, हाँ। मतलब बाय गॉड ग्रेस आई एम इन दैट पोजीशन कि अच्छा खासा जिंदगी हम अपने लिए जी रहे हैं। हाँ। हाँ। और बोलते हैं ना, जितना जरूरत है उतना मिल जा रहा है। हाँ। तो क्यों नहीं करें। और हर चीज का, जैसे आपको एक बोलते हैं ना, किसी हाँ। को खेल का नशा होता है, हाँ। किसी को काम का नशा होता है, तो मुझे ये नशा भी बोल सकते हो। हाँ। कि मुझे समाज सेवा का एक आदत हो गया है, हाँ। और आदत से भी ज्यादा जरूरत है। जब आप लोगों से मिलते हो, जरूरतमंदों से, तो हाँ। आपको लगता है कि इनके लिए जितना किया जाए उतना कम है। करेक्ट। हाँ, वो तो है। Right. तो कब लॉन्च कर रहे हैं आप अपना? बहुत जल्दी मैं आपको इनवाइट करूंगी। हाँ हाँ हमारा बिल्कुल। प्लानिंग चालू है सब। विद इन 6 months आई थिंक इट विल बी लाइव लॉन्च। या और फिर आप ये अपना टाइम्स फैशन वीक वो सब में भी करेंगे उसका शो? हाँ बिल्कुल, मैं पिछले 4 सालों से टाइम्स फैशन वीक में अपने इंडियन आर्टिशियन जितने हैं, वीवर्स हैं, उनको हमने सपोर्ट किया है। हाँ। जब भी कोविड के बाद जब भी हुआ था, तो आपने देखा फैशन डिज़ाइनिंग लाइन जो है बहुत, वो बिजनेस नीचे गया। तो हाँ। हमने जो बुनकर्स होते हैं उनसे कपड़े लेकर उनके हाँ। ये के डिज़ाइनर को हम लोगों ने बॉम्बे टाइम्स के थ्रू प्लेटफॉर्म दिया। फिर एक साल हमने जयपुर राजस्थान के जो अपना पोशाक होता है, हाँ। उसको, सो दैट कि हमारा कल्चर भी जो है, हाँ। रियल कल्चर, मतलब हम लोग कहीं ना कहीं मॉडर्नाइजेशन हाँ, की तरफ दिखता जा ही रहे है हैं, आजकल, जा बिल्कुल। रहा है। तो अपना इंडियन कल्चर जो है, हाँ। इंडियन जो आर्ट एंड कला है, वो कहीं ना कहीं इतने अच्छे हैं। आप देखोगे हम लोग डियोर, गुची, हम लोग, मैं भी यूज करती हूँ, सब लोग यूज करते हैं। वो लोग एक्चुअली हमारे बनारस के Correct. जितने भी एम्ब्रॉयडरी हैं वो लेकर आजकल वो लोग अपने बैग्स, मैंने अपने बेटे को भी दिखाया कि हाँ। देखो वहाँ के डिजाइनर्स अपने ही लोगों से काम कराकर, और आज हम लोग इतने ज्यादा पैसा देकर। तो हमें अपने कल्चर को, हमारे अपने इंडिया में जो इतनी सारी कलाएं हैं, उनको सपोर्ट करना हाँ। चाहिए। तो यही पर्पज से मैं टाइम्स फैशन वीक करती हूँ। Okay. मेरा मीन्स था, बट आज मैं धीरे धीरे मुझे लग रहा है कि मैं खुद अपना लॉन्च करूंगी। तो मैं बिल्कुल, और उसमें भी मेरा जो उद्देश्य है कि इंडिया के जितने भी स्टेट्स के जो मेन क्लोथिंग में है, जैसे बिहार में मधुबनी पेंटिंग बहुत है, Right. या सिल्क जो है, सिल्क वहाँ का बहुत अच्छा है। फिर कहीं का बांधनी है, मतलब ऑल ओवर इंडिया के जो भी रिच हेरिटेज है, मैं उनको प्रमोट करूंगी थ्रू अपने डिजाइनिंग, फैशन डिजाइनिंग के। जैसे आपने एनजीओ वर्क पहले दूसरों के लिए किया, फिर आपको लगा खुद का बनाना चाहिए, वैसे अभी आप फैशन में करने वाली बिल्कुल हैं। बिल्कुल। नाइस, इंटरेस्टिंग। Yeah. बट आप भारत से इतनी कनेक्टेड है क्योंकि आप रूरल एरियाज में जाती है, ट्राइबल कम्युनिटीज के साथ इंटरेक्ट करती है। तो मुझे कुछ ऐसे चीजें बताइए जो इंडिया के बारे में लोगों को ज्यादा पता नहीं है, जो ग्राउंड रियलिटीज है भारत की, उसके बारे में। जब मैं एक्चुअली भारत, हम लोग बॉम्बे में रहते हैं। हाँ। बॉम्बे में रहते आप हो, तो ये इंडिया नहीं है, ये भारत नहीं है। हाँ। भारत गांव है। मीन्स वहाँ पे जब आप, मोस्ट ऑफ द इंडिया इज रूरल
है जहाँ पे बहुत कम सुविधाएं हैं, और जहाँ तक कल्चर जैसे बोलते हैं, बिहार में एक डॉरी सिस्टम है। हाँ, वो भी मेरे है। अभी भी है सैडली, अभी भी है। अब कम हुआ है, जो पढ़े लिखे वर्ग हैं, जो एक प्रिविलेज ग्रुप है, वो थोड़े चेंजेस हुए हैं, बट 80% मैं बोलूंगी कि अभी भी डॉरी सिस्टम है। चाहे बच्चे पढ़ भी गए हैं, IAS हैं, IPS हैं, इंजीनियर हैं, डॉक्टर, वो डॉरी सिस्टम उनका हक बनता है, बट ये मेंटेलिटी चेंज नहीं हुआ है। मैं आपके साथ एक स्टोरी शेयर करना चाहती हूँ। मेरे लाइफ का वो एक टर्निंग पॉइंट था। मैं बहुत साल पहले मैं पटना गई हुई थी। मेरे घर में जो काम मदद करती हैं एक लेडी, वो आई थी, तो वो हमेशा हंसती हुई आएगी, कैसे हो भाभी, कैसे हो। एक दिन वो बहुत चुप चुप शांत थी। मैं बोली कि क्या हुआ आपको, आप इतने शांत क्यों हो? तो बोली मेरी बेटी का शादी ठीक हुआ, बट अभी शादी नहीं हो रहा है। बोली कि क्यों, क्या हुआ, क्यों शादी नहीं हो रहा है? नहीं, मैं उन लोगों ने मेरे से दहेज मांगा है। मैं बोली कितना दहेज? बोली कि मैंने तो सब दे दिया, 2 लाख 3 लाख मांगे थे, मैंने दे दिया, बट मेरे पास 50,000 रुपए देने के लिए नहीं है। उनको स्कूटर चाहिए या कुछ चाहिए। मैं बोली कि कितने का आता है? तो उसने कुछ बोला मुझे 50,000 कम हो रहा है इसके लिए, जबकि उसकी बेटी देखने में भी बहुत अच्छी है, पढ़ाई लिखाई भी उसने कुछ 10th 12th तक का पढ़ाई किया हुआ है बच्ची ने, और शादी नहीं हो रहा है। हम बोले कि मुझे ये लगा कि क्यों नहीं, पहले मेरे को गुस्सा भी आया कि नहीं, मैं उस लड़के से मिलती हूँ, ऐसा कैसे कर सकते। बट मुझे लगा, उसने बोला नहीं आप मत करना, नहीं तो बहुत बात बिगड़ जाएगा एंड और मुझे लगा कि एक रात में मैं ये सिस्टम नहीं चेंज कर सकती हूँ। तो उस समय मुझे यही लगा कि चलो मैं उसको 50,000 रुपए दे देती हूँ ताकि उसका शादी ना टूटे। उस समय तो मैंने उसको पैसे दे दिए और उसकी शादी भी हो गई। आज वो बहुत हैप्पी है, जब भी मैं जाती हूँ मुझे मेरे बच्चों को बहुत आशीर्वाद देती है। बट यही लगता है कि सिस्टम चेंज करना चाहिए। जहाँ तक मेरा पहुंच होता है, मैं लोगों के साथ बैठती हूँ, काउंसलिंग करती हूँ, खास करके मेल बॉयज को, कि भाई ये इससे बाहर आओ, आप लोग लीड लो, ये सिस्टम चेंज करो। तो मैं जब भी बिहार पटना जाती हूँ तो बच्चों से मिलती हूँ और मैं उनसे रिक्वेस्ट करती हूँ, क्योंकि आज जो बच्चे हैं, यंग जनरेशन है, वही चेंजेस ला सकते हैं। जो मेंटेलिटी आपका सालों से बन गया है बड़े लोगों का, वो चेंज नहीं होने वाला है। बट आने वाले जनरेशन को अभी से जब आप बोलना चालू करते कि खुद तुम सक्षम हो, खुद तुम कमाओ, तुम खुद करो, तो सिस्टम चेंज होता है। तो आप फोर्सफुली यू कैन नॉट चेंज द सिस्टम, बट उनका माइंडसेट चेंज करके आप चेंजेस ला सकते हैं। तो आप जब अभी ये इसके बारे में एजुकेशन देती है डाउरी के बारे में बिहार में, तो आप एग्जैक्टली क्या बोलते हैं इन कम्युनिटीज में जाके? मैं यही बोलती कि तुम खुद पढ़ो, आपको पैसा लेना, आप जिस लड़की को ला रहे हो, जो आपका पूरा फैमिली चलाने वाला है, पूरा फैमिली आपके ऊपर डिपेंड करता है उस लेडी पे। अगर एजुकेटेड लाओ, ताकि आपके आने वाले पीढ़ी जो है वो एजुकेटेड हो। और जो अगर आप लेडीज के ऊपर आपके फैमिली, बच्चे, खाना पीना सब घर संभालते हैं, आप उनसे पैसे, उनका आपके लिए क्या रिस्पेक्ट रह जाता है। तो अभी जो जनरेशन आ रहा है, उनको अगर आप अभी से वो बीज बोलते हैं ना, जो बीज आप डालोगे वही पौधा निकलेगा। तो उनको अगर वो आप समझाते हो, सीखते हो, बहुत मुश्किल होता है, इट्स नॉट इजी। जो बचपन से जो लोग देख रहे हैं, कई पीढ़ियों से ये चला आ रहा है, उस सिस्टम को चेंज करना इजी नहीं है, लेकिन हम लोग कोशिश कर सकते हैं। और कोशिश है मेरा, और बहुत अच्छा लगता है जब कुछ लोग बोलते हैं आके कि दीदी हमने बिना पैसा दहेज लिए शादी किए, तो लगता है थोड़ी जीत, थोड़ा खुशी लगता है अंदर से कि चलो किसी एक ने भी अगर ऐसा किया, एक भी चेंज आया, तो इट्स अ बिग अचीवमेंट फॉर मी। इसके बारे में तो हमको बिल्कुल पता भी नहीं है इंडिया में, बॉम्बे में बैठ के कि ये सब हो रहा है। बिहार के लोग जो हैं इससे रिलेट कर सकते हैं, क्योंकि कितनी शादियां दहेज नहीं देने की वजह से टूटता है। नॉट ओनली शादी टूटता है, शादी के बाद भी औरतों को कितना मतलब सताया जाता है, उनको बहुत ट्रबल करते हैं ससुराल में। तो अगर आपका जिस लाइफ पार्टनर, जो लड़के हैं, अगर वो सपोर्टिव हो और वो इस चीज को समझे, तो बहुत सारी औरतों का लाइफ चेंज हो जाए। बट इसके अलावा भी आप बहुत सारी अंडर प्रिविलेज्ड बच्चों को एजुकेशन देती है और उनको मदद करते हैं, यू नो, मैल न्यूट्रिशन से बाहर निकालने के लिए। तो इसके बारे में थोड़ा बताइए कि इंडिया में कितने लोग हैं ऐसे जिनको अभी तक अच्छा एजुकेशन मिल नहीं रहा है, क्योंकि बहुत सारे रूरल एरियाज में अच्छे स्कूल्स भी बने हैं, पर वहाँ पे वो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते उसकी फीस। करेक्ट। तो इसके लिए मैंने बोला आपको कि मैं जैसे पटना में मैंने एक स्कूल एडॉप्ट किया है जहाँ पे 600 है, और
विद इन 1 ईयर वहाँ पे गर्ल्स स्टूडेंट्स नंबर जो है 600 से 900 हो गए हैं। और उन लोगों से जब मैं मिलती हूँ, बात करती हूँ, मतलब उनका स्कूल आना ही उनको लगता है मेरी बहुत बड़ी जीत है। क्योंकि माँ बाप का जो अर्निंग है बहुत कम होता है, और खास करके अभी भी बहुत दुख की बात है कि लड़के और लड़कियों में फर्क है। मतलब लड़कों को वो लोग पढ़ाना समझते हैं कि इनको पढ़ाओ, बेटी को पढ़ाकर क्या होगा। तो उनको जब हम लोग जैसे लोग कहीं अगर थोड़ी मदद करते हैं तो लड़कियां भी आ रही है, लड़की लोग भी, और वो लोग बहुत अच्छी करते हैं। क्योंकि उनके अंदर एक भूख है कि मुझे ये मौका मिला है तो मुझे बेस्ट करना है। और जब आप उनसे मिलोगे, उनका नॉलेज, उनका हर चीज में। अभी मैं एक प्रोग्राम में गई थी, एक बच्ची ने एक एक्टिंग किया था निर्भया के ऊपर। मतलब मुझे रोना आ रहा था, इतना मतलब वो रियल लग रहा था कि मैंने उससे पूछा आपको ये एक्टिंग का किसने आपको ट्रेनिंग दिया? She said, किसी ने नहीं ट्रेनिंग दिया है मुझे, बिकॉज हम लोग ये फील करते हैं, मीन्स यू नो लाइक कि हम लोग को एक मौका चाहिए। और आप लोग जैसे लोग जब बॉम्बे, उनको लगता है ये बॉम्बे से आए हैं तो शायद हमें मौका मिलेगा, ये हमें बॉम्बे लेके जाएंगे। तो उनका एक्टिंग स्किल इतना अच्छा था, इतना रियल था कि मतलब वहाँ पे जो भी ऑडियंस में थे सबकी आंखों में आंसू था। तो लगता है कि उनको मौके की तलाश है, उनको एक प्लेटफॉर्म मिलना चाहिए। और पढ़ाई लिखाई, बेसिक एजुकेशन तो होना ही चाहिए, हर बच्चों का अधिकार है। तो आपने इंडिया में बहुत सारे स्टेट्स में और नेशनल लेवल पे भी प्रोग्राम्स और इनिशिएटिव्स और कैंपेन्स किए हैं। तो आपका अभी तक सबसे बड़ा कैंपेन कौन सा हुआ है जिससे आपने बहुत इम्पैक्ट क्रिएट किया है? मेघाश्री के थ्रू मैंने अंडर प्रिविलेज बच्चों के एजुकेशन से स्टार्ट किया, वुमेन एम्पावरमेंट के ऊपर काम किए हैं। फिर स्पोर्ट्स को हमने, पिकल बॉल इंडिया में बहुत नया था, तभी हमने उसके सपोर्ट के लिए, प्रमोट के लिए हम मेघाश्री के थ्रू हम लोगों ने किया। और आज पिकल बॉल अच्छा लगता है कि बहुत ग्रो किया। आज सब लोग पिकल बॉल सारे स्कूल्स में लोग ट्रेनिंग ले रहे हैं और बहुत ही आ रहा है। बट जिसकी वजह से जो मुझे रिकॉग्नाइजेशन ऑल ओवर इंडिया मिला है वो सर्विकल कैंसर। सर्विकल कैंसर फ्री इंडिया मूवमेंट हम चला रहे हैं पिछले 3 सालों से। और इस कैंसर के ऊपर जब भी हम लोगों ने काम, ये इंडिया का 2nd लार्जेस्ट कैंसर है। फर्स्ट कौन सा? ब्रेस्ट कैंसर। ओके। हाँ, बट सर्विकल इज द 2nd लार्जेस्ट कैंसर इन वुमेन। और इसके ऊपर जब भी हम लोगों ने काम स्टार्ट किया था, बहुत कम लोग इसके बारे में बात करते थे। तो मेरी डॉटर ने बोला कि मम्मा बहुत लोग, शी इज अ डॉक्टर, एंड बोली कि ये एक कॉज है जिसके ऊपर हम लोगों को बहुत काम करने की जरूरत है। तो हम लोगों ने इसको इनिशिएटिव बनाया और हम लोग कैंसर स्पेशलिस्ट डॉक्टर से मिले कि हमें इसके ऊपर काम करना है, कैसे काम करें। तो हम लोगों ने पूरा प्लानिंग किया, डॉक्टर्स लोगों के साथ मिले, बात किए। फिर हम लोगों ने इसको सर्विकल कैंसर के ऊपर 3 स्टेप्स में हम लोगों ने काम स्टार्ट किया। पहला तो अवेयरनेस प्रोग्राम है, 2nd स्क्रीनिंग प्रोग्राम, एंड 3rd इज वैक्सीनेशन। अवेयरनेस इसलिए जरूरत था कि जब मैंने इसके बारे में लोगों से बात किया तो बहुत लोग अवेयर ही नहीं थे कि सर्विकल कैंसर है क्या। मतलब गाँव में छोड़ दो, आप शहरों में भी, लाइक हम लोग पुलिस लोगों के पास भी, तो मैंने उनसे पूछा था कि आपने इस कैंसर के बारे में सुना है? तो 1 या 2 हाथ लोगों ने रेज किया, मतलब 100 लोगों के बीच में। तो यू कैन इमेजिन कि जैसे बॉम्बे जैसे पढ़े लिखे सिटीज में जब भी इस तरीके का है, तो रूरल एरिया में और सीधा आप उनको जाके बोलो कि आप ये वैक्सीन लगाओ, तो कोई तैयार नहीं थे ये है क्या। तो हम लोगों ने अवेयरनेस प्रोग्राम से स्टार्ट किया कि ये बीमारी है क्या, कैसे लड़ा जा सकता है, क्यों होता है। फिर हाइजीन के ऊपर, क्योंकि सर्विकल कैंसर एक ऐसा कैंसर है जो क्यूरेबल एंड प्रिवेंटिव कैंसर है। अगर आप टाइम पे आपको मालूम चल जाता है तो यू कैन ट्रीट देम, लाइक आप इससे पूरी तरीके से बाहर आ सकते हो। और टाइम पे वैक्सीनेशन लगा तो इससे आप प्रिवेंशन है। तो ये चीजों पे लोगों को मैं हमेशा एक टैगलाइन में यूज करती हूँ कि डोंट फियर, बी अवेयर। मतलब इस कैंसर से आपको डरने की जरूरत नहीं। मतलब सर्विकल कैंसर सुनकर बहुत लोग डर जाते हैं कि भाई ये कुछ ऐसा है, बट डरने की बात नहीं। अगर आप अवेयर हो तो इस कैंसर से अच्छे से हम लोग निकल सकते हैं, लड़ सकते हैं, कैंसर होगा ही नहीं। तो हम लोग सब जगहों में, खास करके रूरल एरिया में जब भी हम लोग जाते हैं या सब जगह पे जाते हैं तो अवेयरनेस के ऊपर बात करते हैं। और इसका सबसे बिगेस्ट कॉज क्या है सर्वाइकल कैंसर का? HPV वायरस जो है, हाइजीन मेंटेन नहीं होने की वजह से। तो जब हम गाँव में जब भी जाते हैं तो हम लोग बोलते हैं हाइजीन मेंटेन करो। लोग शर्म करते हैं बात करने के लिए, तो वो टैबू ब्रेक करने के लिए कि भाई खुलकर बात करो। जब भी खास करके हम लोग कोशिश करते हैं कि
लेडीज डॉक्टर को हम लोग साथ में लेके जाए तब वो लोग ओपन होते हैं, अदरवाइज वो लोग आएंगे आपसे अलग अलग बात करना चाहते हैं, पब्लिकली वो लोग बात भी नहीं करते हैं इस बारे में। वो तो है। हाँ, तो वो लोग बात करते हैं और बहुत सारे लोग अराउंड, हम लोगों ने 1 लाख महिलाओं के लाइफ में चेंजेस लाए हैं हमारे इस कैंपेन के। तो मैं समझती हूँ कि एक बहुत बड़ा, मुझे अच्छा लगता है कि मैं चलो आज 1 लाख महिलाएं लाइफ में चेंजेस आए हैं। और क्या चेंजेस आए उनके लाइफ में? चेंजेस बहुत सारे, गायनिक प्रॉब्लम था उन्हें, हाँ। हैवी ब्लीडिंग है या इरेगुलर पीरियड्स है, तो वो लोग दिखाते नहीं, ना बात करते, बोले मुझे किससे बात करना है। छोटे छोटे बच्चे आते हैं, मुझे पीरियड नहीं आया, मुझे पीरियड आता है, हैवी ब्लीडिंग होता है, तो उनको हम लोग प्रॉपर काउंसलिंग, डॉक्टर से हम लोग उनको कांटेक्ट करके, गायनिक से, लोकल गायनिक से हम लोग उनको देते हैं, तो वो लोग का फोन आता है कि मेरा ये प्रॉब्लम अभी सॉल्व हो गया, तो अच्छा लगता है। और बहुत सारे हम लोग जब भी स्क्रीनिंग प्रोग्राम रखे तो कुछ लोग डिटेक्ट भी होते हैं, जब भी इनिशियल स्टेज होता है तो उनका प्रॉपर ट्रीटमेंट करके भी वो लोग उनका मतलब काफी चेंजेस आया है, मतलब क्योर हुआ है। तो इट्स अ वेरी बिग अचीवमेंट फॉर अस। तो स्क्रीनिंग टेस्ट है डिटेक्ट करने के लिए? हाँ, स्क्रीनिंग टेस्ट में आपको मालूम चलता है ना। यहाँ पे तो होता ही नहीं है अभी, आजकल बॉम्बे में भी पता नहीं है लोगों को। हाँ नहीं, लेकिन स्क्रीनिंग प्रोग्राम होता है, जैसे NMIM, सॉरी नॉट NM इंस्टीट्यूट है, बहुत सारी जगह पे पैथोलॉजी में इसका चेक होता है। और लोग वैक्सीन लेना भी नहीं चाहते हैं। नहीं, वैक्सीन आप, मैं बता रही हूँ ना, जब मैं आप डायरेक्ट आप जाओगे किस चीज का वैक्सीन, लोग डरेंगे। आज हमने को कुछ आकर बोले कि आपको ये वैक्सीन ले लो, ये क्योर है, तो थोड़ा हम लोग उसके बारे में रिसर्च करेंगे। तो उनको प्रिपेयर करना, मतलब अवेयरनेस प्रोग्राम का जो रोल है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि भाई ये बीमारी है कैसे। और जब भी मैं गांव में जाती हूँ, लोग बोलते हैं मैम आप हम लोगों को हाइजीन मेंटेन के लिए बात करते हो, यहाँ टॉयलेट्स नहीं है। टॉयलेट नहीं है तो हम लोग किधर, मतलब ओपन में वो लोग जाते हैं, आप बोलते हो कि ओपन टॉयलेट नहीं यूज करना चाहिए, ये वो। तो कहीं पे भी हम लोग बहुत सारी जगहों पे हमने अपने कैपेसिटी के हिसाब से टॉयलेट्स भी बनवाए हैं रूरल एरियाज में। तो अच्छा लगता है कि चलो वो लोग जब नेक्स्ट टाइम जब मैं उनसे मिलती हूँ तो दे आर आल्सो हैप्पी एंड कि अच्छा है कि वो लोग यूज़ कर रहे हैं और उनको वो प्रॉब्लम नहीं फेस करना पड़ रहा है। खास करके स्कूल के बच्चे लोग थे, बहुत 5 डेज 6 डेज स्कूल एब्सेंट हो जाते हैं कि पीरियड्स के समय वो लोग स्कूल नहीं आना चाहते। तो हमने 2-3 स्कूल्स हैं जहाँ पे हम लोगों ने टॉयलेट्स बनवाए हैं। और उनको सैनिटरी नैपकिन के बारे में बात करो तो उनको शर्म आता है कि उसको कैसे यूज़ करने का। कपड़े, गाँव में लोग कपड़े इस्तेमाल करते हैं जो कि इन्फेक्शन का बहुत बड़ा कॉज है। करेक्ट। तो उनको हम लोग इंकरेज करते हैं कि यूज सैनिटरी नैपकिन, और हम लोगों ने बहुत सारे सैनिटरी नैपकिन डिस्ट्रीब्यूट भी किए हैं ये एक टैबू ब्रेक करने के लिए कि भाई आपको इसमें ये हमारा ज़रूरत है और इसके बारे में हमें जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। तो इस तरीके से हम लोग काम कर रहे हैं। और पर मतलब टॉयलेट्स होते क्यों नहीं है रूरल एरियाज में? ये हमेशा मैं सोचती हूँ कि सब कुछ होता है पर टॉयलेट्स ही नहीं होता है, मतलब ऐसा क्या है? जब आप गांव में जाओगे बहुत सुविधा, वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी का प्रॉब्लम होता है, रोड्स के प्रॉब्लम्स होते हैं। तो यही तो मैं बोल रही हूँ कि आप मतलब बहुत लोग हैं, मतलब रूरल एरियाज में बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं और कम सुविधा में होते हुए भी वो लोग इतने मेहनत से अगर उनको मौका मिले, उनको सहूलियत मिले, सुविधा मिले तो वो लोग बहुत कुछ कर सकते हैं। तो है ये सच्चाई है। सबसे बड़ा वर्किंग एरिया बिहार में है जहाँ पे आप ये सब करते हैं? बिहार में है, बिकॉज बिहार में मैं जाती हूँ, बॉम्बे महाराष्ट्र में है। महाराष्ट्र में हम लोग जलगांव में, नासिक में, संभानगर, ये सब जगह पे हम रेगुलर जाते हैं। पुणे में। जलगांव से हूँ। ओह अच्छा। आप पचौरा सुने हैं? हाँ, जलगांव में जो हम लोग आपके अशोक जैन जी जो हैं, जैन इरिगेशन वो लोग मुझे बहुत, क्योंकि मैं जाती हूँ वहाँ प्रोग्राम में, तो वो लोग वो तो मैं भी थोड़ा गांव से आती, तो मेरे को पता है कि कैसी कंडीशन है वहाँ पे लोगों की। जलगांव तो फिर भी डेवलप्ड है। मैं तो पचौरा से हूँ ना, तो और छोटा टाउन है। और तो अभी हम लोग करजत के पास एक ट्राइबल एरिया, वहाँ जाते हैं। तो बहुत सारी चीजें हैं करने के लिए। मतलब जब आप गांव में जाते हो तो आपको लगता है कि उनको थोड़ी सी भी सुविधा मिले ना, तो उनका लाइफ स्टाइल चेंज होता है, उनका मतलब जरूरत है। तो जितना करेंगे हम लोग उतना कम है। जैसे मैंने आपको बोला कि इसमें जितना आप डूबते हो तब आपको मालूम चलता है कि उन्हें कितनी जरूरत है।
और कितना गहरा समंदर कितना है, तभी गहरा पता समंदर चलता है, है। कितने लोगों को। तो इसके लिए मैं हर लोगों को रिक्वेस्ट करती हूँ कि हाँ। अपना अपना कंट्रीब्यूशन करो। अगर सोसाइटी को अच्छा करना है, देश को मजबूत बनाना है हाँ। तो करो। जैसे मैंने बोला कि आप, मेरे अंदर होता है कि मैं सबकी मदद कर सकूं, हाँ। बट मेरे में उतना कैपेबिलिटी नहीं है कि मैं हर तक पहुंचूं। कभी कभी मुझे दुख होता है, लाइक हमारे नोन, उनको मालूम है कि ये सोशल वर्क कर रही हैं, हाँ। तो उनको लगता है कि इसके अंदर सबको मदद कर सकते हैं। हाँ। तो कभी मुझे फ़ोन आता है, मेरी मेड को, बच्चे को पढ़ने के लिए पैसे हाँ। चाहिए, तो मैं उनको यही बोलती हूँ कि मैंने जिन बच्चों का जिम्मेवारी लिया है, मेरे ऊपर उनका रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मैं उनका फुलफिल कर रही हूँ। मैं अपने दोस्तों से रिक्वेस्ट करती हूँ कि मेरे से पूछने के बजाय आप एक बच्चे को तो मदद कर सकती हो। और अगर जिस दिन हर कोई ने ठान लिया, आप सक्षम हो कि मैं एक बच्चे को पढ़ा सकती हूँ, एक बच्चे का हेल्थ का ध्यान रख सकती हूँ, तो सब तक मदद पहुँच सकता है। हाँ। कभी कभी मुझे फ़ोन आता है, मेरे ड्राइवर को किसी के फैमिली में कैंसर हुआ है, ये हुआ है, आप उनका इलाज करा दो। हाँ। तो क्या है कि आप जिस चीज़ का जिम्मेवारी लेते हो, आप उनके लिए कर लो, वही काफ़ी है। दिल में होता है सब तक सबका मदद करूं, बट नहीं होता है। तो आपके थ्रू मैं लोगों से यही रिक्वेस्ट करूंगी कि आप हर एक इंसान का जिम्मेवारी, हम लोग हर किसी का मदद नहीं कर सकते, बट किसी एक का तो मदद कर ही सकते हैं। पर क्यों, आपको क्यों लगता है कि लोग करते ही नहीं है एक का भी? सबको भगवान ने अलग अलग बनाया है, राइट। किसी का सोच अलग बनाया है। हाँ। वो पुराने जमाने से शैतान और इंसान दो बनाए हैं ना, तो वो आज के दिन में भी है। कोई एक है जो काम करना चाहता है, कोई एक है जो नहीं करना चाहता है। तो ये सदियों से चला आ रहा है, आता रहेगा, बट आपसे जो बनता है आप करो। वो तो है। ऊपर से कलयुग भी चल रहा है। कलयुग चल रहा है। आजकल लोग बहुत सारे एनजीओज खुल रहे हैं, बहुत सारे लोग सोशल वर्क दिखाते हैं। मुझे लगता है कि आजकल कहीं ना कहीं एक पब्लिसिटी के लिए भी लोग कर रहे हैं। अगर सच्चे दिल से काम करेंगे तो हमारे समाज में चेंजेस आएगा। एक आप अपने लाइमलाइट के लिए, अपने फेमस होने के लिए ये चीजें नहीं करो। और वो वही कर सकते हैं जो कि इससे इन्वॉल्व नहीं है। अगर आप इससे, जिस काम से अगर आप इन्वॉल्व हो जाओगे, जब आप रियलिटी देखोगे तो आपका दिल ही नहीं मानेगा कि आप नेम और फेम के लिए आप सोशल वर्क करोगे। तो आजकल सोशल वर्क के नाम पे क्या क्या स्कैम हो रहे हैं, थोड़ा इस पे भी आप हाईलाइट कीजिए। मतलब बिना नाम बताए भी कर सकते हैं आप। स्कैम जैसा मैंने बोला ना, जो मैं जो फेस कर रही हूँ और जो मैं देख रही हूँ कि एक बहुत सैड पार्ट है कि चैरिटी वर्क, सोशल वर्क, कुछ बच्चों को इकट्ठा कर लिए, आप कुछ ओपनिंग कर रहे हो, अपने प्रोग्राम में बुला लिए बच्चों को कि ये है, उनको शोकेस मत बनाइए, उनको इस्तेमाल मत कीजिए। मतलब कि अगर आज हमारा एनजीओ है, हम जिन बच्चों से इन्वॉल्व है, मैं उनके साथ फेस्टिवल भी मनाती हूँ। मतलब आई काउंट देम लाइक माय फैमिली, मेरे परिवार है। मैं उनके साथ फेस्टिवल, वो बच्चे कुछ जीतते हैं, कुछ जैसे अपने बच्चे होते हैं वैसे होते हैं, तो उनको आप अपने सिर्फ पब्लिसिटी के लिए इस्तेमाल ना करें, बल्कि वाकई में उनके मदद के लिए हाथ बढ़ाएं। तो ये चीजें हैं जिसको देखकर थोड़ा बुरा लगता है। और जब आप वाकई में मदद के लिए आते हो तो आप इस तरह के कार्य नहीं कर सकते हो। हाँ, वो तो है। करेक्ट, वो तो है। पर आपने बोला कि डिविडेंड इनकम से आप इसमें इन्वेस्ट करना शुरू किए, तो सीएसआर में डिविडेंड इनकम नहीं यूज करते हैं क्या? नहीं, सीएसआर क्या होता है, जो भी कंपनी का जो प्रॉफिट होता है उसका एक सर्टेन अमाउंट, आई थिंक 10% या कुछ है, जो कि गवर्नमेंट ने कंपल्सन है कि यू हैव टू यूज योर प्रॉफिट मनी का 10% फॉर सीएसआर, कॉर्पोरेट का मनी जो होता है। एंड वो मनी में आपका डिविडेंड नहीं होता है। डिविडेंड इज योर इंडिविजुअल मनी, इट्स नॉट योर नॉट कंपनी। और डिविडेंड में भी 40% टैक्सेस कटते हैं, उसके बाद वो पैसे मिलते हैं आपको। सो आफ्टर पेइंग 40% माय टैक्स, आई यूज दोज मनी फॉर चैरिटी। वाओ, एक्चुअली नोबल। कि लोग बहुत अपने लिए रख लेते हैं और उनको लगता है वो भी कम है। बट अभी आपका नेक्स्ट प्लान क्या है मेगाश्रेय के साथ? आप क्या करना चाहेंगे? अभी ऑलरेडी आपने इतने इनिशिएटिव्स में सबकी सपोर्ट की है, तो अभी आप इसको और आगे तक कैसे लेके जाएंगे? मेगाश्रेय हमेशा, मतलब
मेरा 2 चीजें तो है, बच्चों से मुझे बहुत प्यार है, तो बच्चों का फ्यूचर, वो हमारे फ्यूचर है आने वाले। तो बच्चों का एजुकेशन, स्पोर्ट्स आज के दिन में अभी पहले जैसा नहीं रह गया है कि माँ बाप सिर्फ चाहते हैं कि तुम पढ़ लिख कर डॉक्टर इंजीनियर ही बनो। आज के दिन में वेरियस इतने सारे फील्ड्स हैं जहाँ बच्चे अच्छा कर रहे हैं। तो मैं बच्चों को इतना स्ट्रॉन्ग बनाना चाहती हूँ, आने वाला समय हमारा ऐसा हो कि सारे बच्चे एटलीस्ट बेसिक एजुकेशन उनको मिल सके। और स्पोर्ट्स के लिए भी मुझे हमेशा रहता है। हेल्थ सेक्टर में जैसे मैं सर्विकल कैंसर, जैसे 2030 तक माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी का भी सपना है कि भारत को सर्वाइकल कैंसर फ्री भारत बनाना है। जैसे आज हमारा देश फ्री है, वैसे सर्विकल कैंसर फ्री भारत बने। तो 2030 तक तो हमारा यही है कि मैं इस पे बहुत काम करूं और वो सपना हमारा साकार हो कि हमारे भारत से ये सर्विकल कैंसर जैसा बीमारी ना रहे। और मुझे पूरी उम्मीद है कि ये होगा। और आने वाले समय में भी सोसाइटी में जिस कॉज को मुझे लगेगा कि ज़रूरत है, मैं उस पर ज़रूर काम करूंगी। बट डेफिनेटली एजुकेशन मेरा प्रायोरिटी है, वुमेन एम्पावरमेंट एंड हेल्थ सेक्टर। तो जब आप हेल्दी हो तभी तो आप कंट्रीब्यूट कर सकते हो। जब आप अच्छा हेल्थ नहीं है, और आज के दिन में आप देखते हो आजकल मेंटल हेल्थ, अभी मेरी डॉटर ने इसके ऊपर टॉक शो रखा है। बिकॉज हर बच्चे, चाहे वो कोई भी हो, आज बड़े फैमिली में भी देखो लोग स्ट्रेस से, डिप्रेशन से बहुत गुजर रहे हैं। और ये बहुत बड़ा कॉज है। मतलब हम लोग को लगता है आजकल बहुत सारे सुसाइडल केस और ये सारी चीज़ें देखने को मिल रहे हैं। तो काउंसलिंग इस पे होना, मेंटल हेल्थ के ऊपर काम होना भी बहुत ज़रूरी है। तो ये सारी चीज़ें हैं जिस पे काम होना चाहिए। और अपने सोसाइटी को, अपने भारत को एक हेल्दी शक्तिशाली देश बनाना है, विकसित भारत बनाना है। तो एजुकेशन और ये सारी चीज़ें हैं, उसके साथ आपका मेंटल हेल्थ अच्छा होना, एक बैलेंस लाइफ होना, एक हैप्पी लाइफ, शांति वाली ज़िंदगी होना, तो ये हमारा है। और मैं अपने NGO के थ्रू अपने बच्चों को, मैं आने वाले समय में उनको अपना जो भारत का जो कल्चर है, इतना रिच कल्चर रहा है, उस कल्चर को हमेशा कायम रहे। तो इन सबों पे मेरा उद्देश्य है कि इस पे काम होता रहे। पर आप सर्वाइकल कैंसर में इतना काम कर रहे हैं और आपका भी मिशन है कि 2030 तक थोड़ा इरेडिकेट हो जाए इंडिया से। तो अभी आपके अवेयरनेस प्रोग्राम के थ्रू कितने लोगों ने वैक्सीनेशन लेना ऑलरेडी शुरू कर दिया है? वैक्सीनेशन अभी मैं आपको बताती हूँ कि मेरे फ्रेंड सर्कल में ही जब भी मैंने इस पे काम किया तो उन लोगों को भी इतना नहीं, जबकि इतने हाईली एजुकेटेड लोग हैं, नहीं हैं। बट अभी सब लोग अपने बच्चों पूछते हैं कि ये जाते हैं गायनेक के पास जाते हैं और ले रहे। तो मेरे अराउंड 300-400 तो मेरे फ्रेंड्स हैं जो लोग बहुत इंटरेस्ट से अपने बच्चों को भी दिला रहे हैं और खुद को भी जाते हैं। एक्चुअली आइडियल एज जो है ये वैक्सीनेशन का 9 to 14 ईयर्स होता है गर्ल्स में, यंग एज में होता है। हाँ, 2 वैक्सीन लेने पड़ते हैं यंग एज में फॉर प्रिवेंशन, कि आपको ये कैंसर नहीं हो जब टाइम पे आपको लगता है। बट आफ्टर 14 ऑल्सो यू कैन टेक टिल 45 और 40 ईयर्स तक आप ये वैक्सीन ले सकते हो। तो लोग एटलीस्ट इस बारे में बात कर रहे हैं, जा रहे हैं, अवेयर हो रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं मैं अपना अचीवमेंट मानती हूँ। और बाकी जहाँ पे हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं वहाँ पे भी हम लोग जाते हैं। अभी गांव में हम लोग जा रहे हैं। तो मैं वैक्सीन पे हम लोग अभी तक बहुत ज़्यादा हम लोगों ने काम स्टार्ट नहीं किया है ऑनेस्टली, बिकॉज अभी हम लोग अवेयरनेस और स्क्रीनिंग पे ही काम ज़्यादा कर रहे हैं। क्योंकि आप जाते हो और वो लोग वैक्सीन लेने के लिए तैयार नहीं है। और इंडिया में अभी जाके मैन्युफैक्चरिंग वैक्सीन का स्टार्ट हुआ है। इससे पहले ये इम्पोर्ट करना पड़ता था और इट्स वेरी एक्सपेंसिव। तो इंडिया में कौन कर रहा है मैन्युफैक्चर? पूना वाले कर रहे हैं, आधार पूना वाले जो है उनका बन रहा है। 2 वैक्सीन इंडिया में है, आई थिंक डसल एंड 1 more वैक्सीन इज देयर। तो अभी इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट हुई, तो बहुत अच्छी बात है कि अभी स्टार्ट हुआ है। तो ये और सप्लाई होगा। हाँ, आप लोग नहीं कर रहे हैं फार्मेसी? नहीं, हमारे कंपनी से नहीं हो रहा है। ओके। हाँ, पर R&D तो है, किया होगा ना? हाँ, R&D। हाँ, क्योंकि यूजुअली फार्मा कंपनीज R&D ज्यादा करते हैं। यस। हाँ। पर ये वैक्सीनेशन में जैसे आप बोले कि आप स्क्रीनिंग भी कर रहे हैं लोगों का विलेजेस में, तो लोगों को हो रहा है क्या ये कैंसर ऑलरेडी उधर? अभी तक हम लोग जितना स्क्रीनिंग किए उनके बाकी गायनेक प्रॉब्लम मिले हैं। हाँ, बट कैंसर डिटेक्ट नहीं हुए हैं लकली। ओके। बट सिम्टम्स बोलते हैं ना, प्राइमरी सिम्टम्स जैसे होते हैं हैवी ब्लीडिंग, पेनफुल लाइक मतलब होना, और ये सारी सिम्टम्स हैं जो कि कैंसर के, सर्विकल कैंसर के हैं। तो इनिशियल एज पे जब आपको मालूम चल जाता है तो आप
जब ट्रीटमेंट चालू करते हो तो ये कैंसर से बच सकते हैं आप। तो हम लोगों ने किया है, तो बाकी भी और भी बहुत सारे कॉजेज हैं जिनको हम लोगों ने ट्रीट किया है। गॉट इट, हाँ। वेरी इंटरेस्टिंग वर्क। आई मीन, और बाकी कौन लोग हैं इंडिया में जो ये सर्वाइकल कैंसर पे काम कर रहे हैं? बहुत सारे डॉक्टर्स, एक दो डॉक्टर्स हैं जिनको मैं जानती हूँ। एक बिहार में डॉक्टर हैं, डॉक्टर शांति राय करके, उनको पद्मश्री भी मिला है आई थिंक 2 साल पहले। वो भी रूरल एरिया में, मैं पर्सनली जहाँ जानती हूँ। ऐसे तो मैं जहाँ बॉम्बे में हूँ, और अभी जब से मैंने स्टार्ट किया है तो बहुत लोग अवेयरनेस प्रोग्राम रखते हैं, बहुत सारे क्लब वाले हैं जो कर रहे हैं या अलग अलग कर रहे हैं। बट डीपली जैसे होता है ना, अवेयरनेस प्रोग्राम का एक सेशन आपने रख दिया तो वो वहाँ पे स्टोरी खत्म नहीं होता है, वो कंटिन्यूटी में होना चाहिए, लोगों तक, मैक्सिमम लोगों तक पहुँचना चाहिए उनको डिटेल। इसके लिए जब भी मैं जाती हूँ अपने कैंपेन के लिए तो मेरे डॉक्टर साथ में होते हैं, सो दैट कि डीपली वो बता सकते हैं उसमें क्या और क्या है। तो ये डॉक्टर शांति राय सर्वाइकल कैंसर पे एक्सपर्ट है क्या? नहीं, शी इज अ गायनेकोलॉजिस्ट। अच्छा, शी इज अ गायनेकोलॉजिस्ट, बट उनको भी लगा कि ये कॉज एक ऐसा है। तो मेरे नॉलेज में एक वो डॉक्टर हैं जिनको मैंने जब ये काम स्टार्ट किया उससे पहले मैंने बहुत सारे डॉक्टर्स के साथ में मिलके बात की कि मैं ऐसा कर रही हूँ। तो बहुत लोगों ने डिमोटिवेट भी किया कि ये क्या है कैंसर, कुछ नहीं, इस पे बात करने से कुछ नहीं होगा। ऐसा बोल रहे थे? हाँ, बात करने से नहीं। कैंसर एक्सपर्ट, मैं नाम नहीं लूंगी, वो कैंसर एक्सपर्ट है, मतलब टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल से भी एसोसिएट है। तो बोले अवेयरनेस प्रोग्राम से कुछ नहीं होता है, वैक्सीन का भी आपको बहुत प्रॉब्लम आएगा, ये आएगा। तो फिर मैंने बोला कि चलो स्टार्ट करके तो देखते हैं। नॉलेज लिया, बात किया लोगों से। मेघना का बहुत, मेरी बेटी जो मेघना है उनका बहुत सपोर्ट रहा। फिर कुछ डॉक्टर्स लोगों ने भी सपोर्ट किया, 2-3 डॉक्टर्स हैं जो हमारे साथ आते हैं, वो लोग आए, बोले कि नहीं स्टार्ट करते। बट अवेयरनेस का इतना इम्पैक्ट पड़ा और इतना लोगों ने इसको अप्रिशिएट किया और बहुत बेनिफिट हुआ। तो मुझे लगा कि हम लोग सही कर रहे हैं। और पिछले साल मोदी जी ने पार्लियामेंट में इस कॉज को नोटिस किया। उसके बाद से सब लोगों ने सर्विकल कैंसर के ऊपर डीपली नहीं बट अवेयरनेस प्रोग्राम रख रहे हैं, कोई मैराथन रख रहा है, कोई ये रख रहा है। तो चलो एटलीस्ट इस कैंसर का नाम तो लोगों को मालूम चल रहा है। अभी सुधा मूर्ति जी ने इस कॉज के बारे में बात किया, तो मुझे लगता है कि ये कहीं ना कहीं अपना अच्छा है कि बहुत लोग इसमें, अगर जब मोदी जी हों और सुधा मूर्ति जैसे लोग अगर जुड़ते हैं तो अपने देश से तो ये कैंसर दूर होगा ही। हाँ, वो तो है। जितने स्ट्रॉन्ग लोग जुड़ते हैं, जिनकी रीच है, पहुंच है, जो सक्षम है, कर सकते हैं। आपने वो एक देखा था, वो पूनम पांडे ने फेक किया था अपना डेथ सर्वाइकल कैंसर पे। वेरी सैड। तो आपका क्या कहना है उस पे? मैं तो मेरे को बहुत, मैंने बोला ना, मैं थोड़ी सेंसिटिव हो जाती हूँ इन सब चीजों को लेकर। जैसा मैंने बोला कि अगर आप जब काम करते हो तो आपको मालूम है कि कितना सेंसिटिव मैटर है। और पूनम पांडे का जो वो उस समय ही पार्लियामेंट में मोदी जी ने इस कैंसर को नोटिस किया था, इस कॉज को उन्होंने ये किया था। और उससे कुछ दिन पहले ही मेरा बॉम्बे टाइम्स का फैशन वीक था। और उसमें हमारा ये भी चल रहा था कि हम लोग इस पे काम कर रहे हैं सर्विकल कैंसर के ऊपर। और उस प्रोग्राम में वो आई थिंक वो अटेंड भी की थी, और उसको वहां से वो दिमाग में आइडिया आया या क्या आया, आई डोंट नो, बट आई एम जस्ट गेसिंग, आई एम नॉट श्योर। बट जब भी उन्होंने ये प्रोग्राम किया तो मैंने अपने सोशल मीडिया के थ्रू मैंने बोला कि किसी के इमोशन से, और खास करके इस तरीके के सेंसिटिव मैटर पे इस तरीके का नहीं करो आप नाटक। जैसा मैंने आपको थोड़ी देर ही बोला ना कि लोग अपने प्रमोशन के लिए, अपने नेम फेम के लिए, मतलब सर्विकल कैंसर जैसे सेंसिटिव कॉज को भी नहीं छोड़ रहे हैं। तो कहाँ जा रहे हैं, लोगों का मानसिकता कहाँ जा रहा है? उनको इसके लिए बहुत लोगों ने निगेटिव उनको आया, जहां उन्होंने सोचा कि मेरे को नेम मिल जाएगा। बट इट्स रियली सैड, मतलब ऐसा नहीं करना चाहिए लोगों को। हाँ, वेरी सैड। तो है। तो मैंने खुद ही इसको अपोज किया था अपने मीडिया के थ्रू, और मेरे सारे फ्रेंड्स लोग जो थे उन लोगों ने भी इसको ये किए थे। पर आपने बोला कि आपको थोड़े बहुत क्रिटिसिज्म भी मिलते हैं आपके काम के थ्रू, तो कैसे टाइप की स्टेटमेंट्स लोग आपको बोलते हैं और आप उसके थ्रू मेंटली स्ट्रांग, मतलब इतना स्ट्रांग उसको कैसे आप सहन कर पाते हैं? क्योंकि कभी कभी बिकम्स टू हार्श टू हैंडल। ट्रू। जब मैं स्टार्ट की थी, मैं बहुत ही नॉर्मल, सिंपल सी, बहुत सेंसिटिव, इमोशनल काइंड ऑफ पर्सन थी। बट टाइम के हिसाब से सीख कर, और मेरे बच्चे भी अक्सर, जैसे आपने पूछा, मेरे बच्चे भी पूछते हैं, अभी बच्चे स्कूल जाते हैं, कॉलेज जाते हैं, उन लोग भी बहुत सारी चीजें
देखते हैं, हाँ। झेलते हैं, तो वो आते बोलते मम्मा आप में इतना कॉन्फिडेंस कहाँ से आता है, आप हर चीज को कैसे हैंडल कर लेते हो। तो जब आपको अपने ऊपर विश्वास होता है और आपको जब आपको लगता है कि हम सही काम कर रहे हैं, मैं गलत नहीं कर रही, तो वो शक्ति, वो कॉन्फिडेंस आ जाता है कि लोगों को बोले दो मैं क्या हूँ, आप किसके लिए आंसरेबल है। हाँ। मैं हमेशा अपने बच्चों को बोलती हूँ कि एक ऊपर वाला है और ये जो मेरा फैमिली है, मैं इनके लिए आंसरेबल हूँ कि मैं क्या काम कर रही हूँ। बाकी कोई मैटर, आप कितना भी अच्छा काम करोगे तो लोग नेगेटिव बात करने वाले आपके लिए करेंगे, आप कितना बुरा करोगे तो भी लोग बात करते, किसी को भी नहीं छोड़ा है। हाँ। मेरे को 2-3 चीजें हैं जो मेरे कपड़ों को लेकर, जैसे हाँ। गाड़ी, आज मैं एक एलिट फैमिली को बिलोंग करती हूँ, मेरा एक सर्टेन लाइफ स्टाइल है, मैं उसमें कोई बुराई नहीं है, और मैंने समाज सेवा चुना है। लोगों को मुझे प्रोत्साहन देने की जगह कितनी बार बोलते हैं ये तो इतना अच्छा, मेरा वो स्टाइल है, आई कैन नॉट चेंज। की सोशल वर्क करने वाले व्हाइट साड़ी पहनकर और बिंदी लगाकर ही सोशल वर्क करें, आप ये समाज सेवा कर रहे हो, वही अपने आप में बहुत बड़ी बात है। तो किसी को आप जज उसके कपड़े को लेकर ना करें कि आप, जरूरी नहीं है कि हम कॉटन ही साड़ी पहन के, कॉटन साड़ी क्लाइमेट है, ठीक है, आपका वेशभूषा ऐसा होना चाहिए, जिन लोगों के पास आप जाते हो कंफर्ट होना चाहिए, आप एक अच्छे सभ्यता में रहकर आपको अपने कपड़े होने चाहिए। तो बहुत लोग, और खास करके जिनको करने के लिए कुछ नहीं है, वो लोग कमेंट्स करते हैं। जो लोग वाकई में काम करते हैं उनके पास टाइम नहीं होता। तो ये क्या सब बोलते हैं कि कपड़ों पे क्या कपड़े बोलते पे हो? मतलब फैंसी अभी पहना है, अगर आपने कभी गलती से कुछ ब्रांड पहन लिया तो उसको भी लेकर लोग ये करते हैं कि अरे ये मैडम क्या सोशल वर्क करेगी, ये तो इतने है। तो आप अपने शौक को, अपने को मार कर आप काम नहीं कर रहे हो, आप जो हो उसमें रहकर आप काम कर रहे हो, तो लोग जानते हैं कि आप क्या काम कर रहे हो। जो लोग रियल लोग हैं उनको मालूम है। बट ये दुनिया, मैंने बोला ना कि शैतान और दानव और देवता दोनों हैं इस दुनिया में, तो इन सब चीजों को बॉदर नहीं करना चाहिए, हमें अपने काम को फोकस करना चाहिए। आप गाड़ियों में जाते हो, गाड़ी को देखते हैं, आप किस गाड़ी से उतर रहे हो, तो वो कंफर्ट है। आज हम रूरल एरिया में जाते हैं जहाँ हम 3 आवर्स 4 आवर्स जाते हैं, जहाँ रास्ते में टॉयलेट नहीं मिलता है, तो वो भी तो आप देखो, जहाँ 40 डिग्री 45 डिग्री में भी जाकर हम लोग रूरल एरिया में काम करते हैं, उस टेम्परेचर में आप आने के बाद तबियत खराब हो जाता है। उस समय आपको पूछने के लिए नहीं लोग आएंगे कि आपका तबियत खराब हो गया, आप ये कर रहे हो, क्योंकि मैंने ये चुना है, मेरा ये शौक है, मुझे लगता है मुझे करना है, तो ये मेरा अपना पर्सनल चॉइस है, ये कंपल्सन नहीं है किसी ने। तो ये सारी चीजें हैं। एक चीज और मैं आपसे शेयर करूंगी, मैं लंदन गई थी 2-3 साल पहले, और हम लोग कैसे हॉलीडे मूड में होते हैं तो रील्स बनाते हैं और डालते हैं। तो मैंने शॉपिंग किया था, कुछ बैग्स, ब्रांडेड बैग दिखे, तो विरल और मानव ने पोस्ट कर दिया था, बोला मैम, उस समय सब बॉलीवुड वाले वहीं थे, तो मेरे भी उन लोगों ने डाल दिए। मैं नीचे कमेंट्स पढ़ रही हूँ, मैम एनजीओ के सारे पैसे आप शॉपिंग में लगा रहे हो। अब उनको मैं क्या बोलूँ कि भाई मैं किसी के पैसे इस्तेमाल नहीं कर रही है, मेरा खुद का है। तो ये सारी चीजें हैं। कभी कभी जब आप पब्लिक फिगर हो जाते हो, जब आपको लोग जानने लगते हैं, तो कभी ऐसे लगता है कि ये सारी चीजें पोस्ट नहीं, बट आपका अपना पर्सनल लाइफ भी है, आपका वो चीजें हैं, लोगों को जज नहीं करना चाहिए, मुझे लगता है। और मैं बहुत लकी हूँ, लोगों ने मुझे बहुत प्यार और सपोर्ट किया, मुझे कोई कंप्लेन नहीं है। बट आप सबका मेंटेलिटी नहीं चेंज कर सकते हो। जो मुझे जानते हो उनको मेरे लिए बहुत रिस्पेक्ट है, बट जो दुनिया है, जो मुझे नहीं जानते, मुझसे नहीं मिले, बिकॉज ये दुनिया इतने फेक लोगों से भरा है, तो उनको भी लगता होगा कि मैं हूँ, तो मैं इसको बहुत कभी मुझे ऐसे लगता है कि हाँ मैंने कुछ गलत किया है, तो मैं चेंज लाना चाहिए इंसान में। और जब आप गलत नहीं हो तो फिर किसी का डर भी नहीं होना चाहिए। वो तो है। पर आपको लगता है कभी कुछ गलत आपने किया है, मतलब काम से रिलेटेड नहीं, अदरवाइज भी? देखो, इंसान है, इंसान से गलती, बट मुझे जानबूझकर या इंटेंशन से तो कभी मिस्टेक नहीं है। बट कोई भी इंसान है लाइफ में, ऐसा तो नहीं कह सकते, मतलब कट कर सकते हैं। मैं जनरली पूछ रही हूँ आपको। नहीं, ऐसा तो मुझे नहीं लगता, क्योंकि लोग मुझे जानते हैं, वो लोग मुझे जानते हैं। सेरिल, यू ऑल नो, हाँ मुझे गुस्सा का एक प्रॉब्लम है। अच्छा। गुस्से का, जब मैं काम लेती हूँ तो जब मैं बहुत प्रेशर में होती हूँ, अगर सारी चीजें अगर प्रॉपर नहीं होता है, तभी मुझे गुस्सा आता है। ये लोग मेरे उस नेचर से थोड़े परेशान रहते हैं, बट उनको मालूम है कि मैम 5 मिनट का है, फिर शी इज वेरी लाइक। बट हाँ, जब भी काम का कुछ भी इवेंट है, कुछ प्रोग्राम है, मुझे एक पर्टिकुलर
वे में चाहिए, अगर उसमें भी हम्म। थोड़ा 19-20 होता है तो हम्म। फिर मैं एकदम रेस्टलेस हो जाती हूँ। फिर मैं अच्छा। जो मेरे अपने लोग होते हैं उन पे मेरा हम्म। गुस्सा निकलता है, चाहे वो घर हो या काम का जगह हाँ। हो। बट Got it. दिल से मैं बुरी नहीं हूँ। दिल से मेरे वो दिल तो में होगा, इसके लिए ये लोग 4 साल से काम हाँ, कर रहे हैं आपके साथ। दिल से ये लोग, मेरे घर में जो मेरे स्टाफ है वो लोग मेरे साथ 25 साल 30 साल से है। हाँ। तो हमारे यहाँ लोग हैं, जुड़ते हैं, तो मतलब हाँ। सब साथ में काफी सालों से हमारे साथ हाँ हाँ है। हाँ। पर आपने ये बात की कि मोदी जी ने अभी सर्वाइकल कैंसर के बारे में मेंशन किया था पार्लियामेंट में, यस, पर अभी तक उनने रेप के अराउंड कुछ मेंशन नहीं किया है, इतने केसेस होने के बाद भी। तो आपको क्या लगता है कि हमें, you know, when you're in that position of power and influence, and you're responsible for the country where these cases are happening, so as a prime minister or even as a, you know, person with that power, what should be done for something like rape in India? इंडिया में बहुत दुख की बात है, खास करके जो अभी रिसेंट जो डॉक्टर के साथ हुआ, या आए दिन हर दिन कोई ना कोई रेप का हम लोग सुनने को मिलता है। बहुत ही ये सैड पार्ट है। बात मोदी जी हो या कोई भी पावरफुल इंसान, जो लॉ है इंडिया में, टाइम है कि इस लॉ को चेंज करने का टाइम है, और होना चाहिए। बाकी देशों में आप देखिए कि सीधा उन्हें फांसी की सजा दी जाती है ताकि हिम्मत, बट इंडिया में ये चेंज, लॉ में चेंज लाने का टाइम है। टाइम आ गया है कि चेंज आना चाहिए, स्ट्रॉन्ग से स्ट्रॉन्ग रूल्स बनाने चाहिए ताकि इस तरीके के घटना नहीं हो। लोग बोलता है बेटी को पढ़ाओ, आगे भेजो, बट इतने हम लोग अनसेफ फील करते हैं। मैं भी एक माँ हूँ, मेरी भी बेटी डॉक्टर है, और जब 9 साल मुझे याद है जब वो नाइट ड्यूटी के लिए हॉस्पिटल जाती थी, मैं सोती नहीं थी जब तक वो घर वापस नहीं आती। तो एक हर कोई माँ का एक फियर होता ही है, बच्चे बाहर जाते हैं, जब तक बच्चे घर नहीं आ जाते, सोते नहीं है। तो ये चीजें हैं इंडिया में, और बहुत स्ट्रांगली इस पे चेंज लाने का जरूरत है। मैं तो हमेशा, अभी भी जब ये घटना हुआ या कभी भी होता है, हम लोग 1 महीना 2 महीना प्रोटेस्ट करते हैं, रैली निकालते हैं, फिर वो दब जाती है बातें, फिर नया इंसिडेंट सुनने को मिलता है। तो बहुत दुख की बात है, और इस पे स्ट्रांगली इस पे चेंज आना चाहिए। जो भी रेपिस्ट है उसको इतनी कड़ी सजा मिले ताकि फिर ये ऐसा करने का किसी को जरूरत ना, सोच भी ना सके। और उसके अलावा हर इंडिविजुअल, जैसे मैंने सेल्फ डिफेंस के ऊपर मैं काम कर रही हूँ, तो अभी 2-3 सालों से है, मैंने खास करके जो रूरल एरियाज में जो स्कूल्स हैं, सेल्फ डिफेंस का हम लोग ट्रेनिंग देते हैं उनको। तो सबसे, जब तक सिस्टम से हम लड़ सके, सिस्टम चेंज हो, उससे पहले है कि हम अपने आप को तैयार करें। सो मैं अक्सर बोलती हूँ, पहले हम लोग अपनी बेटियों को परियों का स्टोरी सुनाते हैं, कोई राजकुमार आएगा घोड़े पे तुमको लेने के लिए, नहीं, अब वो टाइम है कि परियों का कहानी बंद करो सुनाना उनको स्ट्रांग बनाओ, उनको दुर्गा बोलते हैं ना, दुर्गा बनाओ, काली बनाओ, इतना शक्तिशाली बनाओ कि वो खुद अपना लड़ाई लड़ सके। और सेल्फ डिफेंस जैसा चीज है, मेंटली उनको प्रिपेयर करो, बट हाँ, स्ट्रांग बनाएंगे अपनी बच्चियों को। लेकिन उससे पहले है कि सबका मेंटलिटी चेंज होना चाहिए, लॉ चेंज होना चाहिए। पर क्यों लॉ में कुछ मेंशन ही नहीं है इसके बारे में? नहीं है, बहुत और ये तो मतलब निर्भया के टाइम पे हो जाना चाहिए था, और अभी भी नहीं हुआ है। तो मतलब क्यों हुआ ऐसा? It's a sad thing. It's our system failure, we can say. But time है कि जब हम लोग सब मिलके इसके ऊपर बात करेंगे। अभी मुर्मू जी ने, आपने सुना होगा कि द्रौपदी मुर्मू जी भी इस बारे में बात की हैं। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि जल्दी वो समय आएगा जब हमारे इंडिया में भी एक स्ट्रॉन्ग लॉ जरूर बनेगा, ताकि आगे के समय में इस तरीके की घटनाएं नहीं हो। उसके अलावा आप देख रहे हो कि रेप ऐसा चीज है कि घरों में भी होता है, तो मेंटलिटी चेंज करने का, मानसिकता चेंज करने का है हर इंसान को। जब तक खुद हर लोग नहीं चेंज होएगा तो इस तरीके की घटनाएं और प्रोटेस्ट, पर सिस्टम लेवल पे तो होना ही चाहिए। बिल्कुल होना चाहिए। क्यों नहीं होता है? पर मुझको तो मतलब ये सवाल आता है कि क्यों नहीं होता है? एग्जैक्टली, होना चाहिए, और सबको स्ट्रांगली हम लोग डिमांड कर ही रहे हैं। और सब लोगों को एक साथ होकर इस बारे में, जब राष्ट्रपति इस बारे में बात कर रही हैं, तो आई थिंक, आई एम होपिंग कि भारत में जल्दी ही इस पे लॉ बनेगा। हाँ, मतलब, और हम लोग भी करेंगे कोशिश, हम लोग का भी कर रहे हैं, जाएंगे हम लोग भी स्ट्रांगली इस पे डिमांड करेंगे। मुझको लगता है इसमें इतना कुछ है नहीं रॉकेट साइंस। अगर मोदी जी बोलेंगे कि करना है अभी, तो मतलब 1 घंटे में बन जाएगा। पर वो बना क्यों नहीं रहे? यही क्वेश्चन मेरा भी है। एग्जैक्टली, लाइक यू, इवन आई हैव क्वेश्चन, बिकॉज़ जब आप खुद एक औरत हो, आप खुद, आपकी बेटी है, तो आप इस चीज को, इस फियर को हम लोग फील कर सकते हैं।
और लगता है कि होना चाहिए, ताकि हमारे बच्चे, हम लोग पढ़ाते लिखाते बोलते बाहर बाहर जाओ। पहले बोलते थे ना मछली जल की रानी है, हाथ लगाओ, तो आजकल बेटियों के लिए हो गया कि हाथ लगाओ तो डर जाते हैं, बाहर निकालो तो मर जाते हैं। आज जो उस डॉक्टर के साथ हुआ है, इट्स रियली सैड। ऐसे कितनी घटनाएं घट रही हैं। आपकी तरह मेरे अंदर भी वही क्रोध और वही आक्रोश है। मुझे भी लगता है चेंज क्यों नहीं है, और होना चाहिए। ये हम लोगों का सेफ्टी का, हम लोगों का अधिकार है कि अपने ही देश में हम असुरक्षित हैं, अपने ही घर में हम लोग असुरक्षित हैं। वही जो लोग जानते हैं उनको वो बोलते नहीं है क्या? नहीं बोलेंगे स्ट्रांगली। सब लोगों को एकजुट होकर मांग करना है इस बारे में। हाँ वो तो है, वो तो कर ही रहे लोग। फिर भी नहीं हो रहा है, पता नहीं क्या होगा। जरूर होगा। फिर आपको अवार्ड भी मिला था रामनाथ कोविंद से, तो वो किस काम से मिला और वो कब हुआ था? आई थिंक वो मुझे 2021 आफ्टर कोविड जो स्टार्ट हुआ था सब, तो मेरे कोविड के टाइम में जो हमने ये काम किए थे उसके लिए ही मुझे कोविंद जी से मुझे वो अवार्ड मिला था। ड्यूरिंग कोविड वॉरियर के तौर पे मुझे वो अवार्ड मिला था। उसके बाद सर्विकल कैंसर पे जो मैं काम कर रही हूँ उस पे चर्चा के लिए मुझे द्रौपदी मुर्मू जी ने बुलाया था राष्ट्रपति भवन में। तो वो पल मेरे लिए बहुत ही यादगार पल है, और मुझे शक्ति दिया कि मैं सही दिशा में काम कर रही हूँ। तो उन्होंने क्या बात किया आपसे? उन्होंने मेरे काम के बारे में पूछा, जैसे कि आप क्या कर रहे हो, क्या प्लानिंग है। मैंने उनको सारा बताया। जब मैंने उनको बताया कि मैं ट्राइबल एरिया में काम करती हूँ, तो वो बहुत खुश हुई, क्योंकि उन्होंने रिलेट किया। वो बताई कि उस जगह पे कितनी जरूरत है, और हम जैसे बहुत लोग आके साथ में काम करेंगे तभी जाकर इस कॉज से हम लोग काम कर सकेंगे और इससे निकल पाएंगे। वो तो है। और वो भी महिलाओं के लिए बहुत अच्छा मतलब सोचती हैं। एक राष्ट्रपति हमारी महिला हैं, तो कहीं ना कहीं हम लोगों को भी एक शक्ति मिलता है कि एक इंस्पिरेशन है वो हम लोगों के लिए। बट कितना अच्छा है कि वो आपका काम रिकॉग्नाइज करे और खुद बुलाए आपसे चर्चा करने के लिए। बिल्कुल। तो वो भी अभी मदद कर रहे हैं आपकी? नहीं, कॉज को नहीं, बट देखो जब आप काम करते हो, अगर आपको ऐसे राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री और ऐसे लोग तक आपके काम पहुंच रहे हैं, तो वो कहीं ना कहीं तो शक्ति देता है ना आपको और अच्छा काम करने के लिए। जैसे जब भी मुझे कोई अवार्ड मिलता है तो मैं हमेशा, लोग मुझसे पूछते हैं आपको कैसा लग रहा है। मैं एक ही सेंटेंस में हर बार दोहराती हूँ कि ये नई जिम्मेवारी है मेरे ऊपर। अवार्ड मिलना बहुत खुशी लगता है। आपके काम को अगर प्रोत्साहन मिल रहा है, सराहा जा रहा है, तो बहुत है। बट मैं हर अवार्ड को, हर अचीवमेंट को एक रिस्पॉन्सिबिलिटी के तौर पे लेती हूँ। मुझे लगता है कि मेरे ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया गया है, मुझे और इससे बेहतर करना है, और वही आगे आपको बढ़ाता है। उनके बारे में भी बताइए ना, वो जो गायनेक है जो फ्री में। एक बनारस से हमारे पास डॉक्टर आई थी। उन्होंने वो क्या करती हैं, जब लड़कियां पैदा होती हैं ना, तो वो उनके फी नहीं लेते हैं, जो भी वो सर्जरी के पैसे तो वो नहीं लेती है। उसके अलावा पूरे गांव में वो मिठाई बांटती हैं। तो आज बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ का अभियान, इससे अच्छा उदाहरण और क्या होगा कि वो अपने तरफ से इतना अच्छा काम वो कर रही हैं। और बनारस एक छोटा सा शहर है भारत का, जब ऐसी महिलाएं वहां पे हों तो हमारा देश विकसित कैसे ना होगा। हाँ बिल्कुल। हम चाहते हैं कि आप जैसे और लोग होए इस देश में, जो देश की प्रगति के बारे में रियल में सोचते हैं, ना कि पैसों के बारे में पहले सोचे। और बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग योर टाइम। थैंक यू राधिका, मुझे भी बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर, और आपके प्लेटफॉर्म से, आपके माध्यम से मेरी बातें पूरे देश में पहुंचेगी। और मैं सबसे यही आग्रह करूंगी कि समाज के लिए आप कीजिए, अपना ध्यान रखिए, अपने को हेल्दी रखिए, अपने सोच को हेल्दी रखिए। और हर एक इंसान, अगर हर एक इंसान का मदद करेगा तो हमारा सोसाइटी, हमारा देश बहुत ही विकसित भारत जल्द से जल्द बनेगा। या डेफिनेटली। यस, थैंक यू।